राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई इवनिंग की ओटनेस के अंदर जमानू लू चलते हुए मौसम के अंदर आप सभी का फिर तो स्वागत करूं तो और सुना दे के अंतर एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले हो घूमती गेम चले के चक्करयू से निकल चुके हैं नहीं निकल चुके जी बिल्कुल निकल गए जी दया है जी आपकी यार मेरी क्या दया यार भगवान की दया है ठीक है। तो भाई आप सभी को पता है कि घूमती गेम चले ने हिंदी के अंदर गेम घुमाने का प्रयास कराया था ठीक है। आपके हिंदी की बजाय पुलिस से रिलेटेड आपके अदालत से रिलेटेड और आपके वर्ड मीनिंग टाइप के उस तरीके के प्रश्न देने का प्रयास करा था और आपने उस प्रयास को विफल कर दिया है। पिछली 6 से 7 क्लासों के ऊपर आप सभी का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया है, बकायदा बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आए कि हाँ जी इन क्लासों से बहुत ज्यादा हेल्प हुई है एग्जाम के अंदर और बहुत ज्यादा प्रश्न फंसने भी लग रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे कल जो 4 तारीख थी 4 तारीख को अपनी क्लास से 7 से 8 क्वेश्चन फंसे हैं तीनों शिफ्टों के अंदर ठीक है। हर एक शिफ्ट के बताना लगे ना 7 7 8 8। एक तो मेमोरेंडम कितनी बार करवाया था ज्ञापन वाला ठीक है। तो इसी तरीके के आप आज और भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी आगे आने वाली शिफ्ट जैसे 6 तारीख 7 तारीख इन शिफ्टों के अंदर आपके क्वेश्चन फंस सके जिसको पिछली क्लास से करनी है। अगर आप अपने चैनल के साथ जुड़ोगे जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो आपको साइड में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो एसएससी जीडी हॉट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाके आप लोग पिछली क्लास से भी कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जीके की क्लास से भी कर सकते हो। जीके की एक क्लास आज सुबह में डाली थी मैंने 11 बजे के आसपास, तो आप उस क्लास को भी लगा लेना। उसके अंदर भी मैंने बहुत बढ़िया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रखे जो कि आपकी आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर टकरा सकते हैं ठीक है। शुरू करें भाई। और इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा किस नाम से मिलेगा जी, जॉब्स टारगेट के नाम से ही आपको अपना टेलीग्राम चैनल देखने को मिला जहां पर आपको 2,55,000 सब्सक्राइबर देखने को मिले। उसको ज्वाइन करना, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ जीके के क्वेश्चनों की पीडीएफ सारी पीडीएफ आपको उधर ही मिलती है ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से भाई। गिरफ्तारी मेमो का उद्देश्य क्या है? अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो का मतलब क्या होता है? अरेस्ट मेमो का मतलब है जो भी व्यक्ति गिरफ्तार कराया है उसकी गिरफ्तारी से रिलेटेड जो भी प्रोसेस हुई है उसके पूरे का रिकॉर्ड रखना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? गिरफ्तारी मेमो। मेमो का मतलब ही क्या होता है? उसको मेमोरी के अंदर याद रखना, दिमाग के अंदर याद रखना, यानी कि उसका रिकॉर्ड याद रखना कि हाँ भाई हमने इसलिए इस वजह से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गिरफ्तारी का रिकॉर्ड रखना ठीक है, कि हमने इस व्यक्ति को इस वजह से गिरफ्तार किया, इसी को हम लोग गिरफ्तारी मेमो के नाम से जानते हैं। ओके जी, मेमो जहां पर आ जाए उसका मतलब ये समझ लेना भाई रिकॉर्ड की बात होने लग रही है। ओके जी, ये चीज दिमाग के अंदर घुस गया नहीं तो मेमो से बन गया मेमोराइज करना यानी याद रखना ठीक है, यानी उसका रिकॉर्ड रखना। ओके जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो लोक अदालत होती है उनका मेन काम क्या होता है? आप लोग अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर रील देखते हुए, रील के अंदर आता है कि अगर आपका चालान 10,000 रुपए 50,000 रुपए कटा हुआ आपके व्हीकल पे कितना ही बड़ा चालान हो तो इस वर्ष की सबसे बड़ी लोक अदालत लगने लग रही, इस लोक अदालत के अंदर जाओ अपना जुर्माना माफ करो फलाना। सुना होगा आपने इस तरीके वाला जी? बिल्कुल सुना है। तो लोक अदालत का काम क्या होता है? समझौता करवाना ठीक है, दो पक्षों के बीच में, पुलिस के बीच में और जिसका चालान कटा है उनके बीच में आपस में समझौता करवाना, आपस में उनकी डील करवाना कि हाँ भाई जैसे मान लिया 10,000 रुपए का जुर्माना लगा तो पुलिस के साथ बातचीत करके उस जुर्माने को 500 तक, 1,000 रुपए तक, 2,000 रुपए तक वहां तक सिमटवाना। यही काम किसका होता है? लोक अदालत। लोक अदालत लोगों की अदालत ठीक है। वहां पर लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं वो आओ और अपने जुर्माने उनको सेट करवाओ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाता है? हमारा समझौता करवाना। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास। निम्न में से कौन सा सीएपीएफ बल आंतरिक सुरक्षा के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा सीएपीएफ बल है? सीएपीएफ का मतलब समझ गया ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स है जिसके अंदर तुम लोग भी अभी ये जो एसएससी जीडी की तैयारी करने लग रहे हो सारे सीएपीएफ के अंदर ही तो आते हैं। जैसे आप लोग बीएसएफ चूज करोगे, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी चूज करते हो, तो हमारे देश की मान लो आंतरिक सुरक्षा है, उसको कौन सा बल हैंडल करता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका काम क्या होता है? अगर देश के अंदर कहीं पर भी कोई हिंसा करने लग रहा है, कोई पत्थर वगैरह मारने लग रहा है, कुछ भी कोई भी मतलब किसी तरीके का विरोध करने लग रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजी जाती है। ओके जी। बीएसएफ का काम कहां पर होता है जी? बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी करने का काम किसका होता है? बॉर्डर भी मेनली कौन सा? भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो सिक्योरिटी करने का काम, या फिर भारत आपका बांग्लादेश का बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी करने का काम किसका? बीएसएफ का। आईटीबीपी का कहां पर है? जो हमारा नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगता है उसके ऊपर जो सिक्योरिटी करने का मेन काम है वो किसके हाथ में? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन ठीक है, इंडो तिब्बतियन फोर्स इसका फुल फॉर्म होती है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल ठीक है,
ये आपका ऑप्शन नंबर मतलब किस चीज का करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, फैक्ट हमारे समझ में आया। तीनों चारों समझ में आए या नहीं आए। एसएसबी की फुल फॉर्म पूछ लेता, सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी का यूज होता है आप लोगों का मेनली जो चाइनीज सीमा है, ठीक है, उसके साथ जो हमारे सटे हुए इलाके उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमारा एसएसबी का यूज होता है। ओके जी, आगे चले। चलो जी, अगला आता हमारे पास कस्टोडियल डेथ का अर्थ क्या है। कस्टोडियल का मतलब देखो कस्टडी के अंदर लेना। अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रखते हो, कस्टडी का मतलब अपनी गिरफ्त के अंदर रखते हो, उसको हिरासत के अंदर रखते हो, और उस हिरासत के अंदर उस व्यक्ति की डेथ हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, कस्टोडियल डेथ बोलेंगे। सिंपल सा है। यानी सड़क दुर्घटना में मौत गलत है, जेल से भागने पर मौत गलत है, अस्पताल में मौत, पुलिस हिरासत में मौत, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की क्या है, पुलिस हिरासत के अंदर डेथ हो जाए, ठीक है, जैसा कि अक्सर आप लोग देखते भी हो, अखबारों के अंदर भी आता है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, ठीक है, और हिरासत में उसकी मृत्यु। देखो कभी भी है ना, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांस होता है। अब ये मान के चलो 0.1% चांस हो कि कोई व्यक्ति नॉर्मल तरीका से मर जाए पुलिस हिरासत में। मान लो कोई बीमार था, ठीक है, किसी ने खाना कौन दिया, इस वजह से मर गया। बाकी जो भी डेथ होती है ना पुलिस हिरासत के अंदर, वो होती पिटाई की वजह से, ठीक है। वो जोश जोश में गुस्से में जरूरत से ज्यादा पीट देते हैं। वो हर एक के शरीर की सहन क्षमता अलग अलग होती है। कोई कमजोर व्यक्ति होता है, अगर उसको ज्यादा पीट देते तो वो मर जाता है भाई, उसके प्राण वहीं पर निकल जाते हैं, ठीक है। तो पुलिस हिरासत में मौत क्या, कस्टोडियल डेथ के नाम से हम उसको जानते हैं। ओके, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे केस के अंदर फिर बाद में क्या है, जैसे लोग विरोध करते हैं, ठीक है, उसका जो अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है, एसपी साहब हैं एक वो बना देंगे, जांच कमेटी बना देंगे, जांच कमेटी इनको क्लीन चिट दे देगी, बस मामला रफा दफा बस। ओके जी, अगला चलते हमारे पास एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होता है, नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट। कब दर्ज की जाती है नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था कोग्निजेबल का मतलब क्या होता है। कोग्निजेबल का मतलब होता है संज्ञेय, ठीक है, पहले भी आप लोगों को बता चुके हूं। संज्ञेय अपराध होते हैं कौन से, कोग्निजेबल ऑफेंस। ऐसे अपराध, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, अपराध। ऐसे अपराध जिनके अंदर क्या 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज्यादा की सजा का प्रावधान होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञेय अपराध बोलते हैं, ठीक है। लाइक किसी की हत्या कर दी या कुछ और कर दिया। और ऐसे अपराध जिनके अंदर क्या 7 या 7 से कम वर्ष का जो सजा का प्रावधान है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं गैर संज्ञेय अपराध। तो नॉन के अंदर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा गैर संज्ञेय अपराध है। ये क्या होता है, एनसीआर है। ये आपकी दर्ज की जाती है किस केस के अंदर, गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी के अंदर। ओके, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हैंडकफ। हथकड़ी का उपयोग कब किया जाता है। बड़ा अच्छा और प्यारा ऑप्शन है। हथकड़ी का उपयोग तो जी आजकल के युवक और युवतियां भी करते हैं आंखों पे पट्टी बांध के करते हैं, नहीं करते जी, कर लेते जी कभी कभार युवक युवतियां बहुत खराब हो चुके हैं भाई। आजकल के युवक युवती तो भाई मैंने इसे से भी देखे हैं, मतलब कि जैसे मान लिया कोई नर है, उसकी महिला मित्र है, तो उस महिला मित्र के साथ जैसे मान लिया कोई बात भी नहीं करनी। एक मेरा दोस्त है ऐसा, ठीक है, उसको कोई काम नहीं होता महिला मित्र से। जैसे हम लोग एक बार के लिए चंडीगढ़ जाने लग रहे थे भाई, तो भाई दूर की दूर उन्हें कोई काम कौन था, ठीक है, वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉल ऑन। अब मैं दुलारा मैं इसके के मैं बात करनी हो कर ले भाई, वीडियो कॉल ऑन। बात भी है, तू भी कुछ मत बोल, मैं भी कुछ नहीं बोलूँ, बस वीडियो कॉल ऑन रहने दे। बस मतलब ये समझ लो जियो का निर्माण ही इनके लिए हुआ था कि भाई वीडियो कॉल ऑन रहेगी, ना तू कुछ बोलेगी ना मैं कुछ बोलूंगा। फ्री फंड का डाटा मिलने लग रहा है, प्रतिदिन 1.5 GB का फ्री फंड का कॉल बैलेंस मिलने लग रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, वीडियो कॉल ऑन रहने दे, ठीक है। बस मुझे तेरी प्रेजेंस महसूस करनी, नू कह मैंने तेरी प्रेजेंस महसूस करनी, यार तू मेरी प्रेजेंस महसूस कर, मैं बैठा तेरा सारा है और नहीं दूसरी तरीका अपना प्रेजेंस महसूस करवा दूंगा। वह चीज को नहीं है, मुझे तेरी प्रेजेंस महसूस करनी है। इसे से व्यक्ति आओ यार धरती पर जमा काना पर लगाए रहेंगे, काना में एक और न्यू डाट सी गाले, डाट गालन का नया सिस्टम चलिया है, कान में लगाए वो ईयरबड्स, वो न्यारे हीरो समझो उन्होंने समझा हमें बिजनेसमैन, हाँ इतने इतने लिकड़े पाछा पे पैंट टिक दी को नहीं उनका, और समझा हमें बिजनेसमैन, कान में लगाई जिद बात करेंगे। देख ले भाई मैं चौथ सी के तो कहूं मैं। एंड कफ यानी हथकड़ी का प्रयोग कब किया था। देखो हथकड़ी का प्रयोग है ना कभी भी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं किया जाता। हथकड़ी का प्रयोग उसके लिए किया जाएगा या तो ज्यादा कोई खूंखार गैंगस्टर टाइप है, हाँ भाई वो गैंगस्टर टाइप है, भाई इसकी गैंग होंगे वो बादशाह का है, या फिर भाई जो 1-2 बार उसका भागने का रिकॉर्ड है, क्या भाई वो हाथ में से छुटा के भागोड़ा है, उसी टाइम पे हथकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वरना अदालत ने हथकड़ी के प्रयोग पे बैन लगा रखा है कि आप किसी की छवि खराब नहीं कर सकते। अब मान लिया भाई मैं किसी केस के अंदर आरोपित हूं, अभी सिर्फ मेरे ऊपर आरोप लगे हैं,
मैं सिद्ध नहीं हुआ हूं कि हाँ भाई मैं ही आरोपी हूं, सिर्फ मेरे ऊपर आरोप लगा है, अपराधी अभी सिद्ध नहीं हुआ हूं। तो ऐसे केस के अंदर मेरे हाथों के ऊपर हथकड़ी लगा के है, मेरी छवि खराब नहीं कर सकते तुम लोग, ठीक है। अगर मेरे को मैं अपराधी सिद्ध हो जाता हूं जेल के अंदर, फिर से हथकड़ी का प्रयोग करो, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो हैंडकफ का प्रयोग कब किया जाता है? हर आरोपी पर गलत है, कोर्ट के आदेश पर ही गलत है, केवल वीआई पर गलत है, खतरनाक या भागने की संभावना वाला जो होगा उसी टाइम पर क्या है, हम लोग है आप लोगों का हथकड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओके जी, कोर्ट के आदेश पे तो करते ही करते हैं। अगला, एक आरोपी को गिरफ्तार कर 24 घंटे से अधिक थाने में रखा गया है बिना कोर्ट में पेश किए, यह क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार रूल यह है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है, उस व्यक्ति को क्या है, कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। आप उसको पुलिस स्टेशन के अंदर 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते मेरे भाई। 24 घंटे तक आप रख सकते हो पूछताछ करने के लिए किसी भी उद्देश्य से, ठीक है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा रखते तो वो हमारी क्या है, एक अवैध हिरासत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इनवैलिड हिरासत आपकी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, एक फैक्ट्री में सुरक्षा का जिम्मा किसके पास होता है? बड़ा अच्छा और प्यारा प्रश्न, मुझे बताओ, ठीक है, कौन से हमारे सीएपीएफ फोर्स है जिसके पास क्या होता है, एक फैक्ट्री की सुरक्षा का जिम्मा होता है? बताओ, मैं बार पानी के घूंट मार लूं, बताओ फटाफट से। आया किसी साथी का? देखो भाई, कोई भी फैक्ट्री हो तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा होता है सीआईएसएफ के पास में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हमारे एयरपोर्ट हो गए, ठीक है, मेट्रो स्टेशन हो गए, कोई भी गवर्नमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, तो इन सभी की जो सुरक्षा का जिम्मा होता है किसके पास होता है? जी सीआईएसएफ के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा संभालती है क्या? बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा संभालते है, गलत है। आंतरिक सुरक्षा कौन सी संभालती है? अभी हमने बात करी थी सीआरपीएफ। सीआरपीएफ कौन है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यही क्या है, आंतरिक सुरक्षा संभालने का काम करती है। दूसरा, सीआरपीएफ सीमा सुरक्षा करती है, गलत है। सीमा सुरक्षा कौन करती है? बीएसएफ करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आपके दोनों के दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, डिटेंशन का क्या अर्थ है? डिटेंशन, आप लोगों ने देखा अभी अभी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अध्यापक थे उन्होंने आंदोलन कराया था सीजीएल के टाइम पर, याद करो भाई, रिजल्ट के अंदर गड़बड़ी होगी, फलाना ढिमकाना, हर साल का खेल होता है ये, ठीक है। तो उस टाइम आप लोगों ने देखा बहुत सारे टीचरों को पुलिस ने हिरासत के अंदर ले लिया था। आप लोगों ने देखा बहुत सारे टीचरों ने अपने इंटरव्यू के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर जगह जगह ये कहा मेरे को डिटेंट कर लिया था, पुलिस ने हमको डिटेंशन कर लिया था, इस टाइप के आपने शब्दों का प्रयोग सुना हुआ। तो डिटेंशन का मतलब ही क्या होता है? हिरासत के अंदर लेना, अस्थायी हिरासत यानी टेम्परेरी हिरासत। बट टेम्परेरी रूप से भाई वाला बात कर एक बार गाड़ी में भर के ले चलो भाई, डिटेंट करो, मतलब गिरफ्तारी नहीं है वो, गिरफ्तारी तो अलग है। गिरफ्तारी के केस में के अंदर तो आपको कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ेगा पुलिस वालों को। डिटेंशन अलग चीज है। डिटेंशन का मतलब है आपको मतलब अस्थायी हिरासत के अंदर हाँ भाई इतना मामला शांत हुई, इतना पुलिस स्टेशन में बिठा के रखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, इंटेरोगेशन का क्या अर्थ होता है? इंटेरोगेशन सबको पता है, इंटेरोगेशन करना यानी इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन एक ही चीज है। सजा देना गलत हो जाएगा, पूछताछ करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। हमारे विक्रम सर यही क्या है? इंटेरोगेट करेंगे भाई। इंटेरोगेट का मतलब यही पूछताछ करने का काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? जी करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, डबल जेपर्डी, इसका क्या मतलब? डबल जियोपार्डी, ये जेपर्डी हिंदी में गलती कर, डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? ये चीज बताओ। बड़ा अच्छा और प्यारा प्रश्न है। 2 एफआईआर कटना एक ही व्यक्ति के ऊपर, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं, यानी कि अगर आपने एक ही कांड करा तो उसके लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, एक के बार सजा मिलेगी। 2 आरोपी को एक साथ सजा नहीं मिलेगी। चौथा हमारे पास 2 गवाह की एक साथ पेशी नहीं होगी। तो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है? तो डबल जियोपार्डी का मतलब यही है कि एक अपराध के लिए आपको डबल बार सजा नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार आपको सजा का प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल जियोपार्डी बोलते हैं। ओके जी, फैक्ट भी समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट का मतलब ही क्या होता है? कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना।
अवमानना का मतलब किसी की कोई बात ना मानना, ठीक है। जैसे तुम्हारे पिताजी बोलते हैं ना कि बेटा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, और तुम पिताजी की पढ़ाई वाली बात नहीं मानते, तुमको तो क्या सुनता है कि पिताजी बोलने तो ऐसे लगे पढ़ाई कर लो पढ़ाई, तुमको क्या सुनता है, बेटा सेटिंग कर लो सेटिंग कर लो सेटिंग कर लो। क्यों? क्योंकि तुम तो करते ही सेटिंग हो। 18+ के हुए पिताजी पिताजी हाथ में एप्पल आईफोन दिला दो, पिछवाड़े तले बुलेट दरवा दो, ठीक है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम मारेंगे दबा के जारी बटर बट 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 बटर है, और जहां दिखी नारी वहीं मारी जारी। यही लीला तो रचते हो तुम लोग +2 पास होते ही। तो कहां से होगा भाई सिलेक्शन? ये तो बताओ। सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब तुम नीट करके पढ़ोगे। लेकिन तुमको मैं एक चीज बोलता हूं, देखो सेटिंग करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस सेटिंग के साथ है अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना बस, ठीक है। देखो एक 18+ होती है, ये उम्र होती है भाई, सब में होती है, हमारे अंदर भी आई थी वो उम्र, ठीक है भाई। हाँ, कोई भी लड़की दिखी उसकी तरफ अट्रैक्शन होना, लड़कियों के अंदर भी होता है, लड़कियों को कोई भी लड़का दिखा उसकी तरफ अट्रैक्शन होना, ये नेचुरल चीज है। हर एक का मन करता है इसको मैं अपनी महिला मित्र बनाऊं, इसको मैं अपना पुरुष मित्र बनाऊं, कोई भी लड़की हो कोई भी लड़का हो, हर एक के अंदर आती है चीज, ठीक है। लेकिन एक चीज का थोड़ा ध्यान में रखना, वो चीज करो, इंजॉयमेंट करो, लाइफ जीनी भी जरूरी है, उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि यही उम्र पढ़ने की होती है और यही उम्र क्या होती है, सेटिंग करने की होती है। एक तो अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, कम से कम यार 25 साल पास पढ़ाई पढ़ाई शुरू करवानी थी, 25 लगता है तो क्रिटिकल एज हुआ है मानो यह चीज। तो थोड़ा सा इस उम्र के अंदर जो 18 से 22 साल की उम्र है, इसके अंदर थोड़ा संभल के चलिया करो, ठीक है। सेटिंग करो, महिला मित्र बनाओ, महिला मित्र वाले हैं भाई जो पुरुष मित्र बनाओ, कुछ करो, बातचीत करो, ये गंदी चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उम्र है हमारी ऐसी, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखो, ओके, वरना तो वही काम हो जाएगा, लाडले मखान लाडले खूब 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 दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसको बोलते हैं? कोर्ट की अवमानना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट, यानी अगर आप कोर्ट की बात को नहीं मानने लग रहे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी भी उसके अंदर देख लो, कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि भाई हाँ, जैसे आप लोगों ने भी पीछे मामला देखा 2-3 महीने पहले था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया थाने के एसएचओ को, भाई तो कोर्ट के अंदर पेश हो किसी मामले के अंदर, वो पेश नहीं हुआ, ठीक है। कोर्ट ने फिर आदेश दिए 10 दिन बाद पेश हो जाए अगली तारीख को, फिर भी पेश नहीं हुआ। मतलब कोर्ट ने ऐसे करके 3 बार आदेश दिए, तीनों बार पेश नहीं हुआ। चौथी बार कोर्ट ऐसे बोला मैं गिरफ्तारी के आदेश दे दूंगा, आज अगर पेश नहीं होया तो उस दिन वो पेश हुआ। पेश होने के जिस दिन पेश हुआ ना, उस टाइम भी आधा घंटा लेट आया कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट ऐसे बोला भाई तो बहुत बड़ा है, तो कानून से भी बड़ा हो रहा है। कोर्ट ने उसको 1 घंटे जेल के अंदर रखा। जो कोर्ट रूम होता है ना, कोर्ट रूम के अंदर भी हिरासत होती है, मतलब वो सॉरी मतलब वो होती है, जेल बोलते हैं जिसको, जेल टाइप, मतलब एक आधा कैबिन हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे जेल टाइप हुआ है। और उधर भी जैसे कोर्ट रूम के अंदर भी एक पुलिस स्टेशन जाता है, उस पुलिस स्टेशन के अंदर भी जेल टाइप होता है, ठीक है, एक सेल होती है। तो उस सेल के अंदर गिरफ्तार करके रखा था। अखबार के अंदर फोटो आई थी उसकी फ्रंट पेज के ऊपर, कुटवाली माटी धक्के से। तो इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने बोला तेरे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उसमें करूँगा। फिर बहुत सारे वकीलों ने रिक्वेस्ट करी जज साहब से, फिर उन्होंने ये फैसला रद्द करके फिर उनको जमानत दी, गोभी खोद दी 2 मिनट के अंदर। अगला, एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी लेकिन वह गवाह बनने से मना कर देता है, इसका क्या प्रभाव होगा? जैसे मान लिया कि भाई कोई व्यक्ति था, उसने सूचना दी कि हाँ जी फलानी जगह ऐसे ऐसे ये घटना कांड हो गया, ये हत्याकांड हो गया। पुलिस ने सारा मामला भी निपटा दिया, लेकिन एंड टाइम पर जब कोर्ट के अंदर पेशी की बात हुई तो मान लिया जो भी विरोधी पार्टी थी उसने भाई इस गवाह को खरीद लिया, कुछ भी कर लिया, उसने मना कर दिया, मैं तो गवाही कौन दूं, और हमारा संविधान ये कहता आप किसी से जबरदस्ती गवाही दिलवा नहीं सकते। तो ऐसे केस के अंदर अब पुलिस के पास क्या चीज, क्या चारा बचता है, पुलिस क्या करेगी? तो ऐसे केस के अंदर पुलिस क्या है, क्या केस बंद हो जाएगा? गलत है। आरोपी छूट जाएगा? गलत है। पुलिस अन्य साक्ष्य जुटाएगी, ठीक है। जब तक पुलिस ये नहीं कह देगी ना भाई ना तो खिलाफ कोई प्रूफ मिलने लग रहा ना कुछ और, उसके बाद आरोपी को छोड़ा जाएगा। ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट है कि अब कोई व्यक्ति गवाह बनने से मुकर गया तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग और सबूत ढूंढेंगे। लेकिन अगर और सबूत भी नहीं मिलते, अगर जैसे पर्सन के अंदर लिखा था मैं गवाह बनने से भी, गवाही देने से भी मना कर दिया और पुलिस को और सबूत भी नहीं मिले, तब ऐसे केस के अंदर क्या आरोपी छूट जाएगा भाई, फिर तो केस बंद हो जाना है। ओके जी।
अगला प्रश्न, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा किसके अधीन होती है? मैंने अभी बताया, मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, फैक्ट्री हो, सबकी सुरक्षा किसके हाथ में होती है? सीआईएसएफ के हाथ में होती है। और जब भी आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर देते हो तो मैक्सिमम बच्चों की यही डिमांड रहती है कि जी हमको सीआईएसएफ चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए, क्योंकि ये जॉब ऐसी जॉब है जिसके अंदर आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता और बेस्ट नौकरी कहलाती है भाई। ठीक है, मतलब अपने जैसे एयरपोर्ट के ऊपर हो यार, एयरपोर्ट से बेस्ट कौन सी लोकेशन है? कोई भी लोकेशन नहीं है। ठीक है, मेट्रो स्टेशन से बेस्ट कौन सी लोकेशन है? कोई सी भी, ना धूप में रहना ना कुछ, और अपना चैन की नौकरी है इसी के अंदर रहना। ठीक है, तो इससे बेस्ट कोई नौकरी नहीं होती सीआईएसएफ की आपकी, जो मतलब कि वैसे तो इससे बढ़िया तो एसएसएफ की भी आती है, वो भी बढ़िया होती है। ठीक है, लेकिन सीआईएसएफ मैक्सिमम बच्चे सीआईएसएफ ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, बीएसएफ तो सबसे लास्ट में प्रेफर करते हैं, सब ना डर लगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे माथा में गोली लगी जगह थे। आगे चले, चलो जी। अगला हमारे पास डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जैसे एक क्लास के अंदर कि डाइंग डिक्लेरेशन किसके सामने दी जाती है। तो डाइंग डिक्लेरेशन मैंने बताया था मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है, उसकी मान्यता ज्यादा होती है। यानी मरते समय जो आप बयान देते हो, डाइंग का मतलब मरते समय, डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा, मरते मरते जो तुम घोषणा करते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आप लोग एक चीज और मेरे को कमेंट करके बताना, क्या इन चीजों, ये जो मैं आपको क्लास करवाता हूं, इन क्लासों से आपको बेनिफिट होने लग रहा है, नहीं होने लग रहा है? आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने लग रहा है, नहीं होने लग रहा है? ठीक है, और जो हमारी जीके की सीरीज चलने लग रही है, साथ के साथ जीके की डेली क्लास होने लग रही है, उससे भी आपको क्या बेनिफिट होने लग रहा है, ये चीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई साथ के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न, हैबियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या है? हैबियस कॉर्पस क्या होता है भाई, ये चीज बताओ। गिरफ्तार करना, व्यक्ति को अदालत में पेश करना, सजा देना या एफआईआर दर्ज करना, क्या होता है हैबियस कॉर्पस? हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? बोला भाई हाँ, देखो हैबियस क्या, हाँ हाँ भाई, बीएस से बढ़िया हाँ भाई, कोप, कॉर्प से बना कोप, ये नहीं ले, जैसे ये छोटे मोटे कोई भी पुलिस में लाग जाना है। ठीक है, एक तो सबका यो मना, ये तो ट्रेंड देखा है, कोई भी पुलिस में लाग गया, कांस्टेबल हो गए, जो ठीक मानसों को नहीं कर दे, लेकिन ये पक्का लगाओ कोप, कोप फलाना, कोप जो भी नाम है, कोप मोहित, कोप, कोप का क्या ट्रेंड है यार? कोप क्यों लगाया करो, डायरेक्ट नाम लिखो यार। कोप तनु लगा और डालगा मान, कोप ना लगाया करो, डायरेक्ट लिखा करो नाम जो भी है। आपकी जो बायो होती है इंस्टाग्राम की, उसके अंदर लिख लिया करो कि हाँ भाई मैं इस पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, यूपी पुलिस में, पंजाब पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में, बिहार पुलिस में, वो वहाँ पर लिखा करो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल, इस तरीके से। कोप अच्छा नहीं लगता नाम। ठीक है, कोप तनु लगा कैप से क्या की ढकनी है। ठीक है, तो हाँ भाई कोप आ गई है, तेरे को करें कोर्ट में पेश। ठीक है, तो हाँ भाई कोप आ गई, करें कोर्ट, देखो कोर से बढ़िया कोर्ट में करें पेश, हाँ जी करो। यानी व्यक्ति को अदालत में पेश करना ही क्या कहलाता है? हैबियस कॉर्पस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, अंडर ट्रायल कौन होता है? अंडर ट्रायल का मतलब देखो आप लोगों ने सुना हुआ कि बहुत ही जल्द है कोर्ट इसका ट्रायल भी शुरू करेगी, या फिर सीबीआई बहुत ही जल्द इसका ट्रायल शुरू करने जा रही है। ट्रायल का मतलब ही क्या होता है? उस मामले को कोर्ट में रन करना, उसी को हम लोग ट्रायल बोलते हैं। भैया जो भी मामला है इसको कोर्ट के अंदर रन करेंगे, कोर्ट के अंदर है, हम लोग चार्जशीट पेश करें, कोर्ट के अंदर है, सीबीआई होगी या कुछ होगी, वो हमारी तरफ से केस लड़ेगी, उसी को क्या बोलते हैं? अंडर ट्रायल। दोषी व्यक्ति, गवाह, पुलिस अधिकारी गलत मुकदमे के दौरान जो बंद व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं? भाई ये अंडर ट्रायल है। ठीक है, जैसे मुकदमे के दौरान भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जेल में डाला जाता है, भाई इतने मुकदमा चला, इतने जो जेल के अंदर है, उसको बोलते हैं अंडर ट्रायल। ठीक है, अभी ये कन्विक्ट नहीं होया है। अभी एक प्रश्न और आया हुआ था 4 तारीख को ही कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कन्विक्ट। ये आ रहा था कन्विक्ट, दोषी। ठीक है, ऑप्शन के अंदर ये भी आ रहा था, वो क्या था? एक्यूज्ड। एक्यूज्ड से आरोपी तुमको करवाया था। मैक्सिमम बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सभी ठीक करके आए इसको। ठीक है, एक विक्टिम भी लिखा रहा था ऑप्शन के अंदर, विक्टिम का मतलब पीड़ित व्यक्ति। तो सारी चीजें तुमको हिसाब से करवाई थी, गलती तो करोगे ही नहीं भाई। अगला प्रश्न देखो क्या, एक व्यक्ति ने चोरी की सूचना दी लेकिन पुलिस ने क्या है आपका एफआईआर दर्ज करने की बजाय डीडी एंट्री कर दी। डीडी मैंने आपको बताया था डेली डायरी। ठीक है, डेली डायरी भी पूछ रखा था, ये डेली डायरी भी आया हुआ था भाई, डीडी डेली डायरी। एक चीज दे रखी थी भाई कि अगर आपने मतलब कि आप गश्त करके आए हो फलाना ढिमकाना, तो उसकी एंट्री आप किस में करोगे? डेली डायरी।
ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ठीक करके आए, इसको डेली डायरी के अंदर कर दी। इस स्थिति का सही विकल्प क्या होगा? ठीक है, सही प्रक्रिया है ये। मान लिया किसी ने चोरी की सूचना दी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने बजाय डेली डायरी के अंदर एंटर किया, ये चीज सही है, सही प्रक्रिया है। दूसरा है एफआईआर अनिवार्य थी या डीडी एंट्री ही पर्याप्त है या कोर्ट तय करे, तो इसके अंदर एफआईआर अनिवार्य थी भाई। डेली डायरी डेली एंट्री तो उसके अंदर होती है जो छोटा मोटा मामला हो, ठीक है, छोटी मोटी चीज कह दी, हाँ जी मेरा उसका झगड़ा हो गया, उसके अंदर डेली डायरी की एंट्री होती है। या फिर पुलिस है, पुलिस कहीं पर गश्त करके आई, आके लिख दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, ठीक है, ये छोटा मोटा चोरी हो गया। अगर केवल कितने लाख की चोरी और कितने करोड़ की चोरी हो और तो हम लिख दो हाँ भाई डेली डायरी, तो इसके अंदर एफआईआर दर्ज करनी अनिवार्य थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक आरोपी को गिरफ्तार कर तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और पुलिस ने रिमांड मांगा, मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया, अब क्या हुआ? मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया कि हम लोग पुलिस को रिमांड नहीं देंगे, ठीक है, 14 दिन का, 10 दिन का, कितने भी दिन का नहीं देंगे, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? आरोपी को छोड़ दिया जाएगा, केस खत्म होगा, पुलिस फिर से गिरफ्तार करे, न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, क्या सिस्टम होगा? यह प्रश्न पूछा गया। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, बताओ क्या करोगे? रिमांड मांगने गई पुलिस, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड नहीं दिया। रिमांड का मतलब होता है पुलिस है उसको अपने पास पुलिस स्टेशन में रखेगी और उसको क्या नाम है उससे उगलवाएगी कि हाँ भाई कहाँ पर क्या कुछ मामला है। ऐसे फिर उसके बाद क्या उसको न्यायिक हिरासत के अंदर भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा न्यायिक हिरासत का मतलब कोर्ट उसको बोलती है कि इसको न्यायिक हिरासत के अंदर डाल लो, ठीक है, जब तक क्या है हम लोग मामले की जांच करने लगे तब तक इसको हिरासत के अंदर रखो, तो उसको न्यायिक हिरासत के अंदर भेजा जाएगा, ठीक है, रिमांड से मना कर दे। रिमांड का मतलब क्या होता है? उसकी पिटाई छिटाई करके, ठीक है, हालांकि देखो हमारे संविधान के अंदर ये चीज नहीं लिख रखी कि उसकी पिटाई करनी है, संविधान के अंदर ये चीज नहीं लिख रखी। संविधान के अंदर तो ये है कि भाई आप उससे पूछताछ करोगे, हाँ भाई ये चीज, लेकिन भाई कोई आदमी सीधा बताओ तो को नहीं, बस डायरेक्ट नो पूछो चोर पा भाई तन चोरी कड़ा करी, सीधा नु बता दे हाँ भाई मैंने उड़ता करिया है, जब तुझ का थप्पड़ चट्टू नहीं लागा इतना के बका गाओ कौन बका है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न है, एक आरोपी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से इनकार कर दिया, इसका क्या प्रभाव होगा? बताओ। मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से मना कर दिया, पुलिस तो बोली थी हाँ भाई वो बयान देगा, और मजिस्ट्रेट का सामने जाने मुकर गया, तो मैं तो बयान कौन दूं? तो ऐसे केस के अंदर अब पुलिस के पास क्या हथियार बचता? क्या केस खत्म हो जाएगा? क्या पुलिस के बयान है वो मान्य होंगे या फिर अन्य साक्ष्य पर निर्भर? बिल्कुल, अब पुलिस है अन्य प्रूफ है वो पेश करेगी कोर्ट के सामने। क्या भाई ये प्रूफ तो मान्य को नहीं, ये तो मुकर गया, ठीक है, अब कुछ और प्रूफ है वो पेश किए जाएंगे कोर्ट के सामने। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, एक व्यक्ति ने महिला से छेड़छाड़ की शिकायत दी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच शुरू कर दी, सही स्थिति क्या है? मतलब मान लिया एक महिला ने है मतलब कि छेड़छाड़ की शिकायत दी, महिला बोली कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज करी नहीं, उससे पहले प्रारंभिक जांच शुरू कर दी, नू बोले कि भाई मैं तो पहला जांच करूंगी, ठीक है, सही स्थिति क्या होगी? हमेशा प्रारंभिक जांच जरूरी है। दूसरा पुलिस का विवेक। तीसरा संज्ञा अपराध में एफआईआर पहले दर्ज होगी, डी कोर्ट की अनुमति। बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपका संज्ञा अपराध है, महिला से छेड़छाड़ करना, रेप करना, ठीक है, 7 साल से ज्यादा की सजा है इसके अंदर। तो ऐसे केस के अंदर पहले क्या है एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद ही आपकी जांच वगैरह की जाती है। जो छोटे मोटे हो गए ना, चोरी चपारी होगी, थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, ऐसे केस के अंदर क्या होता है पहले आप लोगों की जांच होती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के साथ छेड़छाड़ हुई है तो बहुत सीरियस मैटर है भाई, ऐसे केस के अंदर तो पहले एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद आपका सारा सिस्टम होगा। भाई आजकल के लोग यार पता नहीं कैसे हैं, डरते नहीं है यार, जमा भी कौन डर दे। मतलब कि अभी जैसे मेरा कोई मतलब दोस्त है पुलिस के अंदर लगा हुआ है, तो उसने मेरे को बताया, जैसे मिल लेते हैं कभी कभार, तो उसने बताया भाई इसी से भी केस आवा हैं कि जैसे कोई लड़की थी वो लाइब्रेरी के अंदर से पढ़ के जाने लग रही थी अपने घर की तरफ, ठीक है, और कोई मतलब ये सड़क छाप हुए हैं छपरी टाइप के इंसान, इनमें तो बेरा नहीं कौन सा था किचन, मतलब पूरी प्लानिंग करके आया था वो बंदा, और मुंह पर पूरा नू अंगोछा लपेट रहा, जो गमछा हुआ है अपना वो लपेट रहा पूरा मुंह पर, माथा पर सारा आड़ नु चश्मे लगा रहा, ठीक है, और अपना जैसे मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी हटा रखी, और जैसे वो जो लड़की जाने लग रही थी उसके ऐसे मतलब पिछवाड़े पे ऐसे थप्पड़ मारे गया। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, और पुलिस ने मतलब पुलिस अभी जांच भी करने लगी, लेकिन अभी तक वो पकड़े ही नहीं गया। क्यों? ना तो नंबर प्लेट लगा रहा, ना उसका चेहरा दिखने लगे रहा। सारी सीसीटीवी वो खुदे बता दो भाई, सारी सीसीटीवी फुटेज सबकी मैं खंगाले लिया, कितने नहीं पान लाई रहा हो, बताओ भाई की कर लो। और मैं तो उस दिनों गई थी माँ भाई तू वहाँ उनकी लाइब्रेरी में और चेक कर किया, माँ किसी ऐसे लड़के के अंदर इतनी हिम्मत को नहीं होती कि वजह से मान लो यार कोई अनजान लड़की जावा है तो हम उसकी जान देना, और ना लड़की तार लग जान दी ना कुछ और, ठीक है, तो हम सीधा किसी का थप्पड़ मार के चल, इतनी हिम्मत को नहीं भाई किसी माँ आज का दिन माँ, ठीक है, चाहे को जानकार भी हो तो भी इतनी हिम्मत को नहीं होती भाई किसी की।
और सड़क पर तो जमाए यार, जो तो जमाए गंदा सिस्टम था। मैं तो उसकी लाइब्रेरी चेक कर, मैं लाइब्रेरी में संभावित है भाई कि मेरा कोई उसका जानकार जुड़ कुरे पाओगा, मैं उससे न कांड बिठा पाऊंगा मैं। हाँ, बाकी अभी तक जांच चलने लग रही उसकी। तो मतलब इतने इतने लोग खराब हो चुके हैं भाई, मतलब जमाए कौन कर दे भाई। देखो कितना मतलब गिरी हुई हरकत है भाई ये। लड़की तो यार कितनी मतलब बहुत प्यारी वो है यार, भगवान की कलाकृति, ठीक है। लड़की होगी, महिला होगी, ये सब बहुत प्यारी कलाकृति है भाई, इनका सम्मान किया करो, ठीक है। आप ही क्लास में आप वो मजाक अलग चीज़ होता है, ऐसे ही मजाक कर लिया थोड़ा मोटा वह ऐसे, ठीक है। बाकी रिस्पेक्ट करा करो भाई लड़कियों की, ठीक है। अगर आप लड़कियों को प्यार से ट्रीट करोगे तो आपको हमेशा रिटर्न में प्यार ही मिलेगा। और अगर आप ऐसे ये इस तरीके से ये बदतमीजी करोगे, ठीक है, गंदे से ट्रीट करोगे भाई, देखो सबको पसंद आती है लड़की, हाँ भाई वो लड़की पसंद आ गई, अप्रोच करो, कोई बुराई नहीं। प्यार से पूछो कि हाँ जी मैं आपको पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, आप मेरे साथ बोलना चाहोगे, बात करना चाहोगे। अगली हाँ बरे तो ठीक है, नहीं अपना छोड़ो भाई, अगली का इंटरेस्ट कौन था मैं, बस बात खत्म। लेकिन ये जो हरकतें हैं, ये थप्पड़ मारना, पीछादारी और ये बहुत गंदा सिस्टम है भाई। किसी को ब्लैकमेल करना, कोई भी और चीज़ लगाओ, गलत सिस्टम है, कभी भी मत करना जीवन में, कभी भी। अगला प्रश्न, वरना ऐसे ऐसे सख्त कानून है जो हत्थे चढ़ गए ना पुलिस के, गोभी खोद देंगे भगवान कसम, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, बर्फ की सीलियों के पर लिटा लिटा के पट्टे मारेंगे। डिफेंस काउंसिल है और पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, अखबारों के अंदर टीवियों के अंदर फोटो आएगी, 7 साल से पहले बाहर नहीं आओगे। डिफेंस काउंसिल किसको बोलते हैं? डिफेंस का मतलब क्या होता है? जो अपना बचाव करता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे एक तो था हमारे पास विक्टिम, ठीक है। एक होता है हमारे पास एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को क्या बोलते हैं? अभियुक्त, ठीक है। या फिर इसको आरोपी भी बोलते हैं हम लोग, आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, ठीक है। विक्टिम हो गया, विक्टिम तो कौन सा? पीड़ित, जिसके ऊपर तुमने मारपीट करी, जो भी करी है। पीड़ित वाला तो इस चीज को प्रूव करेगा कि हाँ भाई इससे ना मेरी पिट्या है। अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, वो अपना बचाव करेगा, वो अपना डिफेंस का मतलब क्या होता है? वो अपना बचाव करना, भाई मैंने अपने डिफेंस में गोली चलाई, वो अपने डिफेंस करेगा कि हाँ भाई ये चीज नहीं, भाई ये मैंने नहीं करी है, इस तरीके से अपना बचाव करेगा। यानी अभियुक्त का वकील है, वो क्या करेगा? वो डिफेंस काउंसिल के अंदर आता है। एक होता है प्रोसिक्यूटर, कल बताया मैंने, प्रोसिक्यूटर कौन सा होता है? विक्टिम का वकील, ठीक है, पीड़ित पक्ष का वकील, वो प्रोसिक्यूटर होता है, वो आगे प्रोसेस को बढ़ाएगा अपराधी की गोभी खोदने के लिए। अगला तो हमारे पास इंडेमिनिटी का क्या अर्थ है? इंडेमिनिटी सजा, नुकसान की भरपाई, एफआईआर या गिरफ्तारी। इंडेमिनिटी जो भी तुम्हारा देखो इनसे तो ये तो इन हो गया, डेमिनिटी से बन गया डैमेज, डेमिनिटी से क्या बन गया? डैमेज। जो भी तुम्हारा डैमेज हुआ है, जो भी तुम्हारा नुकसान होया है, उसकी मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूं भाई, समझौता कर ले, इस केस को वापस ले ले। आप लोगों ने अक्सर देखा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, उस केस के अंदर मेरा छोटा भाई है, मतलब जो रियल वाला छोटा भाई है, ठीक है, उस छोटे भाई के एक बार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। मतलब बाइक पे आने लग रहा था और जैसे डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर के अंदर से अचानक कोई गाड़ी मोड़ ली उसने, गाड़ी वाले ने देखा नहीं, आगे से कोई व्हीकल भी आने लग रहा है, ठीक है। तो मोटरसाइकिल डायरेक्ट सीधा उसके में जाके लगा गाड़ी के अंदर, उसने ब्रेक भी मारे। उसके बाद देखो भाई गलती किसी से भी हो जाए यार, ठीक है, कोई उसमें बड़ी बात करूँ, मैं गाड़ी चलाऊं, मैं मोटरसाइकिल चलाऊं, कुछ और भी चलाऊं, ट्रक बस बाकी में भी चलाया, एरोप्लेन चलाऊं, उसका मैं भी यार किसी का भी मिस्टेक उसका उसमें कोई और नहीं। लेकिन यार एक तो नो हो कि हाँ भाई अगला का चोट लगी है, बहुत सुना उसका प्रॉपर इलाज करवा दूँ, सॉरी बोल दें भाई गलती होगी भाई को, चलो कोई बात नहीं, उसका प्रॉपर इलाज करे और मामला रफा दफा हो यार, गलती किसी का भी हो उसका है, और शुक्र मनाओ भाई कोई घनी गहरी चोट को लगे, टैंक टूंग कौन टूटी, मृत्यु को नहीं हुई, ठीक है भाई, अपना उसका इलाज करवा दे यार, बस बात खत्म। और भाई एक तो रोक की देख की हाँ भाई टक्कर लगी और अपना गाड़ी ले गया बजाएगी, तो वो चीज़ गलत है ना। तो उस केस के अंदर फिर बाद में क्या हुआ, हमारे परिवार ने पुलिस में डाल दी कंप्लेंट, पुलिस वालों ने जांच करी, पकड़ लिया, वो गाड़ी का नंबर आ गया, थोड़े पेट्रोल पंप के पास था, पेट्रोल पंप की सीसीटीवी में गाड़ी आ रही थी, ठीक है, वहाँ से नंबर से ट्रेस करके उसको उठा ले। उसके बाद फिर वो बंदा क्या बोला जी मेरे से गलती होगी, ठीक है, और मतलब वो उद्देश्य नहीं था कि मैं उस तरीके से भागूं, मेरे को जल्दबाजी थी और उस जल्दबाजी के अंदर से जल्दबाजी की वजह से मेरे से गाड़ी मोड़ी गई थी, उस वजह से एक्सीडेंट हो गया। आपने बोला चलो कोई बात नहीं भाई, मामला रफा दफा, क्यों ज़्यादा खींचे इतना टाइम किसी के पास करना, तो इसको बोलते हैं नुकसान की भरपाई, इसको क्या बोलेंगे? इंडेमिनिटी। ओके जी। अगला प्रश्न आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको बोलते? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंने क्या बताया, प्रोसिक्यूटर किसका होता है? जो पीड़ित पक्ष होता है उसका वकील, ठीक है, यानी सरकार का वकील।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी पब्लिक का यानी सरकारी वकील। भाई सरकार की चीज को तो पूरी पब्लिक यूज करती है, यानी पब्लिक नो कौन कहते भाई तो सरकारी सौदा है कुकरे यूज करो, कुकरे पेलो इसे ना, ठीक है। यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब है सरकारी वकील। ओके जी, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति पुलिस के पास शिकायत लेकर गया, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह दीवानी मामला है। इसका क्या अर्थ है? दीवानी मामले का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको दो तरीके के मामले बता रखे, एक दीवानी मामला होता है, एक होता है फौजदारी मामला। दीवानी मामले कौन से होते हैं? ऐसे मामले जिनके अंदर क्या है, छोटा मोटा झगड़ा हो गया, छोटे मोटे थप्पड़ चट्टू बज गए, उसको बोलते हैं दीवानी मामले। फौजदारी मामले किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, किसी का रेप कर दिया, वो फौजदारी मामले हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर दीवानी मामला होता तो ये क्या है, ये मामला निजी विवाद से जुड़ा है। यही तो प्रश्न पूछा, दीवानी मामले का मतलब क्या होता है कि मामला क्या है, पर्सनल लड़ाई से जुड़ा हुआ है, यानी निजी विवाद से जुड़ा हुआ है। ओके जी, फैक्ट भी समझ में आ गया। अगला प्रश्न आता है, एक महिला की शिकायत पर पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं करती है, क्या दर्शाता है? ये किस चीज को दर्शाता है? सही भाई, ये चीज सही कर रहा है, गलत है? पुलिस का विवेक, भाई पुलिस का विवेक को खराब हो रहा है, ठीक है, पुलिस कार्रवाई नहीं करने लग रही, बहुत गलत चीज। नहीं, कर्तव्य के अंदर लापरवाही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। पुलिस है अपने कर्तव्य के अंदर लापरवाही बरतने लग रही है। पुलिस का कर्तव्य है ये कि हाँ भाई हम लोग है, जो भी महिला ने शिकायत करी है, ठीक है, उसकी जांच करें वगैरह वगैरह करें, लेकिन पुलिस नहीं करने लग रही तो क्या है, अपने कर्तव्य के अंदर लापरवाही करने लग रही है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। क्या कह रहा है? DSSB का मैं सोचा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया हो। मानो यह बात, बच्चे हम भड़क तो तकड़ी हो रही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट की, बच्चे का नहीं मास्टर का भी हो रही है। मास्टर भी नो बाट देख कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट हुआ है। चलें आगे, चलो जी, अगला प्रश्न आता है, लाइनअप का उद्देश्य क्या होता है? लाइनअप करना सुना होगा, सभी को लाइनअप कर। लाइनअप का मतलब सभी से मतलब क्या है भाई, इनको लाइनअप करके इनकी पहचान कर। लाइनअप का उद्देश्य क्या होता है भाई, इनको लाइनअप कर, ठीक है, इनको लाइन में खड़ा कर दे और लाइनअप करके इसको लेके आ, ये पहचान करेगी कि हाँ भाई किसने इसके साथ बदतमीजी करी है। तो यानी पहचान करने के लिए क्या है, लाइनअप करवाया जाता है अपराधियों को। आपने सुना, मैंने आपको कल परसों क्लास के अंदर भी करवाया था, सारे जनों को ऐसे इकट्ठा करना, अपराधी की पहचान करना, ऐसे एक एक लाइन के अंदर। ओके ओके जी, अगला प्रश्न आता है, संदेह का लाभ किसे मिलता है? संदेह का बेनिफिट ऑफ डाउट, ये बड़ा अच्छा प्रश्न, इंग्लिश में भी लिखा आ सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट। यानी कि जो डाउट है, जैसे मान लिया पुलिस को सिर्फ डाउट था कि हाँ भाई ये बंदा हो सकता है, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? बेनिफिट ऑफ डाउट का आरोपी को। यार मेरे को यही तो डाउट था कि हाँ भाई ये व्यक्ति आरोपी हो सकता है, इसने कोई कांड किया हुआ, तो बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ किसको मिलेगा? आरोपी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग कोर्ट के अंदर प्रूव कर सकते हैं ना जी, पुलिस को सिर्फ डाउट था, मैं उसको हूं, मैं तो कौन ही, मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है, कौन मिला? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सिंपल। ओके जी, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती लेकिन उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं करती, यह स्थिति किस चीज को दर्शाती है? वह पुलिस है, पूछताछ के लिए बुलाने लग रही है लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं करने लग रही, ठीक है, नॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? गिरफ्तारी बोलेंगे, गलत है। हिरासत या पूछताछ, इन दो के अंदर से ऑप्शन आएगा, बताओ। हिरासत बोलेंगे पूछताछ, तो उसको पूछताछ बोलेंगे, डिटेंशन मैंने अभी बताया। कस्टडी का मतलब तो हिरासत लेने का मतलब तो वही हो गया, भाई आपके ऊपर FIR दर्ज, इसलिए आपको हिरासत के अंदर लिया है। जब तक FIR दर्ज नहीं होती कोई शिकायत आपके खिलाफ, तो उस केस के अंदर सिर्फ पूछताछ होती है, डिटेंशन होता है, ठीक है, आपको कोई भी कस्टडी के अंदर नहीं लेता। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, एक व्यक्ति ने आत्मरक्षा में चोट पहुंचाई, यह किस श्रेणी में आएगा? मैं मान लिया तुम्हारे ऊपर है, कोई अटैक करने लग रहा था और तुमने आत्मरक्षा के अंदर उसका सिर में डंडा गोई दिया, फटक देसी या गोली चला दी, फचक देसी, तो ऐसे केस के अंदर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वैध बचाव, कि हाँ भाई ये वैलिड बचाव था, आपने अपने बचाव के अंदर ये चीज करी, आपने अपने बचाव के अंदर गोली चलाई है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब क्या था? कन्फेशन का मतलब होता है मैं अपना आरोप स्वीकार करने लग रहा हूं, कन्फेस करना, ठीक है भाई, मैं सरेंडर करने लग रहा हूं, भाई ये कांड मैंने ही किया है, मैं अपना आरोप स्वीकार करने लग रहा हूं, इसको कन्फेशन बोलते हैं। पुलिस के सामने हमेशा मान्य होता है क्या कन्फेशन? नहीं भाई, कन्फेशन हमेशा कोर्ट के सामने मान्य होता है, पुलिस के सामने कन्फेशन मान्य नहीं होता। अगर आप कोर्ट के सामने जाके बोल दो ना कि हाँ जी मैं अपना अपराध कबूल करने लग रहा हूं, तो उस केस के अंदर आपको सजा होती है फिर डायरेक्ट, ठीक है, पुलिस वाला कन्फेशन मान्य नहीं होता। अगला प्रश्न,
ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या होता है भाई, आपको पूरी कानूनी प्रोसेस है उसका पालन करना पड़ेगा भाई, उसी को क्या बोलते हैं ड्यू प्रोसेस। यानी जल्दी सजा, गलत एफआईआर का पालन, गिरफ्तारी, कानूनी प्रक्रिया का पालन, उसी को क्या बोलते हैं ड्यू प्रोसेस बोलते हैं। कानूनी प्रक्रिया क्या है, पहले इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करने के नहीं पहले इसके खिलाफ क्या शिकायत है, शिकायत के बाद आप पूछताछ करो, जांच करो, जांच के अंदर अपराधी सिद्ध होता है, एफआईआर दर्ज करो, चालान तैयार करो, चालान कोर्ट के अंदर पेश करो, कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा, ठीक है, कोर्ट फिर मतलब जांच करेगा सारे तथ्यों के, साक्ष्यों के, अगर वो गिल्टी होता है प्रूव कि हाँ भाई इसने कराया है तो उसको सजा मिलेगी, बस ये तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेचुरल जस्टिस का क्या सिद्धांत है? नेचुरल जस्टिस किसको बोले? प्राकृतिक जो न्याय है वो किसको बोलेंगे? दोनों पक्षों को बराबर सुना जाए। अब मान लिया मैं जज हूं, मैं सिर्फ मेरे को ये दिख रहा है भाई मेरा बंदा है, मैं सिर्फ इसकी बात सुन लूं, दूसरे की बातें ना सुनूं, ऑटोमेटिक फैसला सुना दूं, तो प्राकृतिक जस्टिस नहीं हुआ, नेचुरल आपको वो नहीं होया, ठीक है। यानी एक पक्ष सुना जाए गलत, दोनों पक्ष अगर हम लोग बराबर से सुनते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को नेचुरल जस्टिस हम लोग बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुलिस जांच में बल प्रयोग कर सकती है क्या? पुलिस है वो जांच के अंदर बल का प्रयोग कर सकती है? गलत है। कानून इसकी अनुमति देता है? गलत है। ना कानून इसकी अनुमति देता और ना पुलिस जांच के अंदर बल का प्रयोग कर सकती, यानी कि हमारे दोनों के दोनों क्या है? गलत है, ठीक है। पुलिस जांच के अंदर जैसे कानून के हिसाब से तो पुलिस जांच के अंदर बल का प्रयोग कर नहीं सकती भाई, ठीक है। वैसे सारी पुलिस करें जांच का में बल का प्रयोग, तो हमने सारे पिट्टा अड्डा गेट, ठीक है, लेकिन कानून इस चीज की अनुमति नहीं देता। लेकिन पुलिस तो भाई आपका खुद का वो चलाओगी ना सिस्टम, पुलिस ने उसका थोड़ी ना मतलब है। एक सेकंड रुको, चलें आगे। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, संदेह से परे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का क्या अर्थ है? बस संदेह से परे, बस मैं तो इसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं, कोई संदेह नहीं है। हल्का शक, एफआईआर, कोई प्रमाण नहीं, या पूर्ण निश्चितता के करीब, क्या मतलब होता है संदेह से परे? संदेह से परे का मतलब है भाई अब जो मेरे को इसके ऊपर सिर्फ डाउट था ना, क्या भाई यही आरोपी है, उसको तो साइड में कर दो, उसको तो परे कर दो, अब तो मैं पूर्ण निश्चित हो चुका हूं, ठीक है, कि यही व्यक्ति अपराधी है। पूर्ण निश्चितता के करीब, इसी को क्या बोलते हैं? संदेह से परे। ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, कानून का अज्ञान, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ये क्या है? ये आप लोगों का बचाव है? नहीं बेटा, बचाव नहीं, फंसोगे। मतलब क्या है, आप लोग नू कह दो, जैसे मान लिया तुमने कोई कांड कर दिया और तुम ऐसे बोला मैं तो इस कानून का पता ही नहीं था जी, हमें तो ये चीज पता ही नहीं था जी कि हम लोग अगर किसी का थप्पड़ मार देंगे तो हमको सजा हो सकती है, हमको तो इस चीज का पता ही नहीं था जी, हमको तो ये पता ही नहीं था जी अगर हम इसको जाति सूचक गाली दे देंगे तो हमें सजा हो जाएगी, हमें तो इस कानून का ही नहीं पता था। तो आप ये बहाना नहीं मान सकते, ये आपका बचाव नहीं होगा। कदे आप कोर्ट का मजाक नहीं होगा, हमने तो इस कानून का बेरा कौन था, बेरा होता हम ये काम कर दे को नहीं, ये बचाव नहीं, कानून का ज्ञान, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अगला प्रश्न है, चैन ऑफ कस्टडी। चैन ऑफ कस्टडी किसको बोलते हैं? आरोपी की गिरफ्तारी, सबूत की सुरक्षित प्रक्रिया, कोर्ट आदेश या एफआईआर, किसको बोलते हैं चैन ऑफ कस्टडी? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे, क्या बताओ भाई? देखो चैन का मतलब क्या होता है? पूरी की पूरी जो चैन होती है ऐसे भाई, स्टेप वाइज, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, यानी सबूत की सुरक्षित प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि जो भी आप किसी को कस्टडी के अंदर लेने लगे तो उसके अंदर साथ के साथ आपको पूरे सबूत भी उठाने पड़ेंगे, सबूत भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसी को चैन ऑफ कस्टडी बोलते। कई जन इसके अंदर आरोपी की गिरफ्तारी ठोक्या हुआ। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एनफोर्समेंट का मतलब ही लागू करना होता है। फोर्स का मतलब बल के साथ आप किसी चीज को लागू करते हो। जैसे आप लोग सुना मैन फोर्स, आदमी फोर्स लगाता है, वुमेन फोर्स, महिला फोर्स लगाती है, लेकिन आजकल सिर्फ आदमी ही लगाते हैं। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब क्या? कानून को लागू करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? लॉ एनफोर्समेंट बोलते हैं। लास्ट प्रश्न हमारी आज की क्लास का, ऑपरेशनल रेडीनेस, इसका मतलब क्या होता है? यह प्रश्न आपका सेम टू सेम एसएससी सीजीएल के अंदर भी आया था और सेम टू सेम आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी आया था। ऑपरेशन रेडीनेस, इसका मतलब क्या होता है? किसी को मारने की तैयारी, तुरंत कार्रवाई की तैयारी, गवाह पेश करने की तैयारी या कोर्ट जाने की तैयारी, किसको हम लोग बोलते हैं? ऑपरेशन रेडीनेस। ऑपरेशन रेडीनेस का मतलब है भाई रेडी रहो, ठीक है, तैयार रहो, तुरंत कार्रवाई की तैयारी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशन रेडीनेस बोलते हैं। हम लोग है तुरंत कार्रवाई है इसकी करने की तैयारी करने लग रहे हैं, इसी को ऑपरेशन रेडीनेस बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी।
तो ये थे भाई आप लोगों के 40 क्वेश्चन आज की क्लास के, जो कि अभी जो आपके शिफ्टों के अंदर आने लग रहे उसके बिहाफ पे। बाकी जिसको पिछले क्वेश्चन करने हैं, मैंने जैसे आप चैनल के साथ जुड़ोगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे SSC GD और टॉपिक के नाम से, तो उधर आपको पिछली सारी क्लासें मिल जाएगी। वहां पे जाके आप लोग पिछली सारी क्लासें देख लेना, ठीक है। SSC GD हिंदी की 6 क्लासें करवा चुके हैं। इसके अलावा ये 7वीं क्लास है। इसके अलावा जीके की भी आपकी मैं 5 से 6 क्लासें करवा चुका हूं, तो वो भी आप लोग जरूर देख लेना, उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी इन पर्सनल PDF आपको अपना टेलीग्राम चैनल इधर आपको देखने को मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल भी अपना यही है, ठीक है। और आप लोग जुड़ सकते हो आगे। SSC GD के लिए बढ़िया से मैथ रीजनिंग के टीचर हैं, उनको पेश करूंगा मैं आपको आज या कल के अंदर, ठीक है। और फिर आप SSC GD का बढ़िया से आगे सिलेबस करने का भी काम करेंगे, आगे अगली वाली भर्ती का भी बढ़िया से है, सारे सिस्टम को निपटाने का काम करेंगे। तो सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। लड़ना ले लो, खा जाओ फटाफट। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई।